topic is erythropoiesis. Erythropoiesis, it is very important topic for the exam point of view. एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है? सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बनने को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इट अकर्स इन ह्यूमन, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो एरिथ्रोपोइसिस है ये कब कब होगी? या तो इंट्रा यूट्रीन लाइफ, जब बेबी मदर की यूट्रस के अंदर है, या फिर चिल्ड्रन, जब बच्चा छोटा है, और जब बच्चा बड़ा हो गया, दैट इज द एडल्ट। सो दे आर थ्री स्टेजेस, तीन बार मतलब तीन अलग अलग स्टेजेस है इन ह्यूमन लाइफ जहाँ एरिथ्रोपोइसिस चल रही होती है। सो आरबीसी की डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। इट मे बी ड्यूरिंग द इंट्रायूट्रीन लाइफ, इट मे बी इन द चिल्ड्रन एंड इन द एडल्ट। अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रायूट्रीन लाइफ में कैसे हुआ। सो देयर आर थ्री स्टेजेस इंट्रायूट्रीन लाइफ के अंदर। पहला स्टेज इज अ मीसोब्लास्टिक स्टेज। मीसोब्लास्टिक स्टेज इट इज द अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो के अंदर मतलब जब बेबी जो फीटल लाइफ है, जब वो 3 महीने तक का है, इसके अंदर आरबीसीज जो हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मीसोडर्म ऑफ द योक सैक। व्हाट इज योक सैक? जब बेबी छोटा होता है तो उसकी जो बॉडी होती है, जब डेवलप भी नहीं हुआ होता, जब एक ब्लास्टोसोल या ब्लास्टूला की फॉर्म में होता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसे मेम्ब्रेन्स आती हैं। सो दिस इज कॉल्ड द योक। ठीक है, एंड इस योग के आसपास द वॉल्स ऑफ द योग इट इज कॉल्ड द योग सैक। तो योग सैक के मीजोडर्म से आरबीसी बनना शुरू हो जाते हैं। योग सैक के मीजोडर्म से आरबीसी ने बनना शुरू करा। एरिथ्रोपोइसिस अकर होंगी ब्लड वेसल्स के अंदर। सो विद इन द ब्लड वेसल द एरिथ्रोपोइसिस इज अकर। द आरबीसी फॉर्मेशन हो रही है कहाँ हो रही है? ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है। दिस स्टेज इज कॉल्ड इंट्रावस्क्यूलर एरिथ्रोपोइसिस बिकॉज आरबीसी बने और ब्लड वेसल के अंदर बने, इंट्रावस्कुलर बने। सेकेंड स्टेज इंट्रायूट्रीन लाइफ के दौरान इज द हिपैटिक स्टेज। नाम से हिपैटिक पता लग रहा है कि नाउ द लिवर एंड स्प्लीन आल्सो इट बिकम्स द साइट ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन बेसिकली इज द आरबीसी फॉर्मेशन। सो हेपेटिक स्टेज ये बेबी के 3 महीने के बाद शुरू होता है, क्योंकि 3 महीने तक तो मीजोब्लास्टिक है। आफ्टर द मीजोब्लास्टिक स्टेज द हेपेटिक स्टेज कम। आफ्टर द 3 मंथ ऑफ द फीटल लाइफ, लिवर और स्प्लीन जो है इट बिकम द साइट ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन। अब न्यूक्लिएटेड आरबीसी डेवलप होंगे। वी नो कि जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल है, दे आर अनन्यूक्लिएटेड और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं अपनी मेच्योर फॉर्म में, so at some stage of the RBC's life they are nucleated, right? So जब hepatic stage के अंदर बने, so nucleated RBCs develop हुए from the mesenchyme between the blood vessel and the tissue cell. So अब blood vessel के अंदर नहीं बने हैं, हमारे mesoblastic stage में within the blood vessel बने थे, erythropoiesis हुई थी। But here blood vessels के अंदर नहीं हो रही, between the blood vessel and the tissue cell. So it is not intravascular now, it becomes extravascular. Third stage is the myeloid stage. Myeloid stage from the middle of the fetal life. मिडल ऑफ द फीटल लाइफ मतलब 6 मंथ से अगर हम देखते हैं, क्योंकि 3 महीने तक मीजोब्लास्टिक चला, देन हिपैटिक आफ्टर 3 मंथ, देन फ्रॉम द 5th or 6th month myeloid stage comes. From the middle of the fetal life, erythropoiesis now it start occurring in the bone marrow, which is the main site of the formation of the blood cell. So now we know कि जो hepatic है और myeloid stage है, these are the extravascular. Why it is extravascular? Because इनकी बॉडी के अंदर ये जो दोनों myeloid and hepatic stages हैं, hepatic liver spleen में बने, bone marrow में बने, लेकिन अब vascular इंट्रावस्कुलर फॉर्मेशन नहीं हो रही, इंट्रावस्कुलर एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही, ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज की फॉर्मेशन नहीं हो रही। कहाँ हो रही थी? ये हमारी फर्स्ट स्टेज में हो रही थी, दैट इज द मीजोब्लास्टिक स्टेज। नाउ इन चिल्ड्रन, अब इंट्रायूट्रीन कंप्लीट हो गया, बेबी के अंदर आ गए, चिल्ड्रन के अंदर आ गए। ऑल द बोन्स विद रेड बोन मैरो, जितनी भी बोन्स में रेड बोन मैरो है, दे विल प्रोड्यूस द आरबीसी। लिवर के अंदर एंड द स्प्लीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर दैट इज आफ्टर द 18 to 20 years ऑफ द एज, जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर बनते हैं ये आरबीसीज एंड ऑल, जैसे कि एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, स्कल, वर्टिब्रे के अंदर, रिब्स एंड द स्टर्नम, द पेल्विस।
अगर बोन मैरो डिस्ट्रॉय हुआ, if the marrow become destroyed, then liver and spleen again it start the blood formation. So adults के अंदर सिर्फ बोन मैरो के अंदर ही बनेंगे आरबीसीज, लेकिन अगर बोन मैरो डिस्ट्रॉयड है या कुछ भी इसमें डैमेजिंग कुछ भी पैथोलॉजी है, देन लिवर और स्प्लीन दोबारा से ब्लड फॉर्मेशन की शुरुआत कर देगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ये हमने स्टेजेस पढ़ लिए कि किस टाइम कहाँ होगी कैसे होगी, ठीक है, लेकिन ये एरिथ्रोपोइसिस रेगुलेटेड कैसे है? सबसे पहली चीज है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल करते क्या है? रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं और अलग अलग टिश्यूज को परफ्यूज करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं इन ऑल ओवर द बॉडी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द जनरल फैक्टर इज हाइपोक्सिया। अगर गलती से भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल डाउन जाने लगते हैं, सो एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाती है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि भाई ऑक्सीजन कम आ रही है, और अगर आरबीसी भी कम हो गए, सो फिर ऑक्सीजनेशन कम होगी, बॉडी में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई द पीपल हु आर लिविंग ऑन द हिल्स एंड द हाई एल्टीट्यूड, दे हैव मोर आरबीसीज देन अस। व्हाई? बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन का जो एसपीओ2 लेवल है वो कम है। अगर हमारा ऑक्सीजन के लेवल्स जो है वो कम है, देन व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी में आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो जनरल फैक्टर इज द हाइपोक्सिया। व्हाट इज हाइपोक्सिया? इट इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। Hypoxia, it is the most potent stimulus for the production of RBC. It causes the stimulation of bone marrow, thus increasing the RBC production, and this effect is mediated by erythropoietin. अगर हाइपोक्सिया हुआ, सो पहले तो बहुत पोटेंट स्टिमुलस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है, और ये हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। इसके अलावा ये सारा इफेक्ट जो है आरबीसी का बढ़ जाना, स्टिमुलस होना, एक स्टिमुलेशन होना आरबीसी की प्रोडक्शन का, बोन मैरो का स्टिमुलेशन होना, this effect is mediated by the erythropoietin. Now what is erythropoietin? Erythropoietin, it is a glycoprotein mainly secreted in by the kidney. Mainly ये kidney से secrete होता है, that is 85%, but some are secreted by liver and the cells of the spleen also, that is 15%. यूरिन के थ्रू ये excrete हो जाता है erythropoietin, और liver और kidney के अंदर ये रहता inactivated form में है। ओके, सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस जब हुई, एक आरबीसी को मैंने बनाना है। आरबीसी कैसे बनेगा? वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आरबीसी। इट इज ऑफ बाइकॉन्केव डिस्क शेप, इट इज द डायमीटर इज सम 0.3 एंड 0.6 माइक्रोमीटर एंड ऑल। इसका 120 डेज का लाइफ स्पैन है। स्प्लीन में जाकर ये डिस्ट्रॉय होता है, दैट स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। The RBC, it contain a red pigment which is called hemoglobin, which is very essential for the binding of carbon dioxide and oxygen and all other things. So ये इतने सारे characteristics एक mature RBC में आने से पहले, एक RBC भी एक छोटे बच्चे की तरह होता है पहले, धीरे 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 नरिश होते 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 वो एक mature form में आ रहा है। सो सबसे पहले आरबीसी में क्या हुआ कि सबसे पहले हमने सेल के साइज को रिड्यूस करना है। बहुत बड़े बड़े आरबीसीज नहीं होते हैं, दे आर सो स्मॉल, सो रिडक्शन इन द सेल साइज। अगर सेल का साइज धीरे धीरे हम घटाएंगे, सो उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस के साइज को हमें कम करना है। न्यूक्लियस डिक्रीजेस इन द साइज, मतलब ये होता है, हमने नहीं करना। एंड साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस इन अमाउंट। सो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर इट, कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर देयर इज अ न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस इन द आरबीसी। धीरे धीरे इस आरबीसी के साइज को छोटा करेंगे। जो साइटोप्लाज्म इसमें आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है इस वाले सेल के अंदर, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा कैसे? क्योंकि अब न्यूक्लियर बहुत छोटा रह गया एज कंपेयर टू दिस वन। यू कैन सी कि न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियस जो है वो छोटा रह गया। नाउ धीरे धीरे और इसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस दिखना ही बंद हो जाएगा। ओनली द सेल विल बी देयर एंड न्यूक्लियस दिखना बंद, सो इट विल बी ऑफ स्मॉल साइज। सो नाउ देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलाई, एंड दिस इज कॉल्ड पिक्नोसिस। इस चीज को हम बोलते हैं पिक्नोसिस, जब हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई दिखना ही बंद हो गया। नेक्स्ट धीरे धीरे करके क्या होगा इसके बाद कि ये आपका आरबीसी जो है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाएगा। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन आ गया, एंड दिस इज द मैच्योर एंड द बिगर आरबीसी।
So reduction of the cell size, then cytoplasm increase in size, nucleus decrease in size, disappearance of the nucleus and the nucleolide. This is called pycnosis, and now finally it acquires the hemoglobin. Now, what are the basic stages in it? You can see the diagram here कि सबसे पहले स्टेम सेल होते हैं. स्टेम सेल हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट. सो जितनी भी चीजें बॉडी के अंदर बनती है वो स्टेम सेल ही बना रहा है. सो हेयर ऑल्सो स्टेम सेल का ही रोल है. स्टेम सेल का रोल यहाँ पर क्या आया है कि सबसे पहले जो स्टेम सेल है उसके अंदर हीमोसिटोब्लास्ट इज अ स्टेम सेल. इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं है और वेरी बिग न्यूक्लियस है. धीरे धीरे इट विल फॉर्म प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से इट विल फॉर्म द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड देन द लेट नॉर्मोब्लास्ट. पहले हीमोसिटोब्लास्ट जो स्टेम सेल है, इट विल फॉर्म द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, then early normoblast, intermediate normoblast and the late normoblast. Late normoblast से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई. It will form the रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट से फाइनली बन गया हमारा एरिथ्रोसाइट. अब इनमें मेन चीजें क्या है कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन दिखना अपीयर होना शुरू हो गया. और एरिथ्रोसाइट तक पहुंचते हुए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ पहुंचते जा रहे हैं ऊपर से, हमें देखने को मिल रहा है कि नो न्यूक्लियस विल बी देयर एंड द हीमोग्लोबिन इज नाउ प्रेजेंट इन द mature erythrocyte. So how you will remember this thing? Yes, so how we can learn this thing? सबसे पहले हीमोसिटोब्लास्ट, then proerythroblast, then E early normoblast, intermediate, then late, then the reticulocyte, then the erythrocyte. So आप इससे कोई भी बना सकते हैं. आप इसको HPEILRE किसी भी तरीके से you have to remember it. It is so easy. Now the next topic is Castle intrinsic factor. Castle intrinsic factor. The Castle intrinsic factor, it is a glycoprotein. It is produced by the parietal cells of the stomach. Stomach के अंदर we know different cells are there in the stomach, oxyntic cell, parietal cell. So जो parietal cells है उन्होंने glycoprotein को produce करा and that is called the Castle intrinsic factor. It is essential for the vitamin B12. Vitamin B12 जो है वो इसी Castle intrinsic factor के साथ bind होकर ही absorb हो पाएगा. So it is very very important. नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर. एक्सट्रिंसिक फैक्टर, अच्छा हम इस फैक्टर को क्यों पढ़ रहे हैं कैसल इंट्रिंसिक को? क्योंकि अगर बॉडी में विटामिन B12 अच्छा है, सही है, देन आरबीसी प्रोडक्शन नॉर्मल है. अगर विटामिन B12 जो है उसके लेवल्स कम हो गए, देन इट मे लीड टू अनीमिया आल्सो, राइट. सो वी विल स्टडी डीपली अबाउट इट इन द अनीमिया. अनीमिया इज खून की कमी, आरबीसी की लैक, कम होना. बट देयर आर सो मेनी कॉजेस. सिर्फ इतना कह देना कि हाँ जी ब्लड लॉस है या ब्लड कम है, इट इज नॉट द अनीमिया. Next topic is extrinsic factor. Certain foods are there which are very essential for the vitamin B12 and the folic acid. अगर folic acid deficiency, it can also call the anemia. Vitamin B12 की deficiency, it can also call the anemia. So कई foods होते हैं जो बहुत ज़्यादा important है for the vitamin B12 and the folic acid. They play important role in the synthesis of the DNA. Now some different type of food like the spinach, jaggery, gourd, ये जो सारी green vegetable, they are also very essential for the normal production of the RBC. The next topic is jaundice. Jaundice क्या होता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं नॉर्मल टर्म में. जब हमारी स्किन, आईज और अदर बॉडी टिश्यूज जो हैं येलो होना शुरू हो जाते हैं, येलो डिस्कलरेशन हो जाती है. येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, आईज एंड द अदर बॉडी टिश्यू क्यों हुई? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो गई है बिलीरुबिन की. बिलीरुबिन, इट इज द बाइल पिगमेंट, राइट, इन द प्लाज्मा एंड द टिश्यू फ्लूइड. क्लिनिकली जॉन्डिस हम किसे कहेंगे? जॉन्डिस होगा कब? जब हमारा सीरम बिलीरुबिन का लेवल 2 mg per deciliter से एक्सीड कर जाएगा. सो व्हेन द सीरम
albumin serum bilirubin level they exceeds the 2 milligram per deciliter, then jaundice or status it occurs. Now the topic is types of jaundice. Excessive breakdown is there. So now the types of jaundice. Number one is the hemolysis. Hemolysis मतलब जब कुछ टूट गया, ब्लड टूट रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है. सेकेंड इज हिपैटिक. थर्ड इज पोस्ट हिपैटिक. हम इसको तीन तरीके से याद करेंगे: प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस या फिर पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. सो अगर एक्सेसिव ब्रेकडाउन है आरबीसी का, इट प्रोड्यूसेस दी सो कॉल्ड हीमोलाइटिक या फिर प्री हिपैटिक जॉन्डिस, कि आरबीसी बहुत ज्यादा टूट गए. अगर आरबीसी ज्यादा टूटेंगे सो आरबीसी जो है द कैपिलरीज में फंस जाएंगे और उसका जो हीम पार्ट है और जो ग्लोबुलिन पार्ट है, देन फर्दर ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनाएगा, दैट यू विल स्टडीड इन द फेट ऑफ द बिलीरुबिन एंड ऑल. नाउ डैमेज होगा लिवर सेल का. अगर लिवर सेल्स जो है हिपैटोसाइट्स में डैमेज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस या हिपैटिक जॉन्डिस. अगर हमारी बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या लिवर से निकलने वाली किसी भी डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, देन इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. नाउ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस? जॉन्डिस जो है इट इज ऑफ थ्री टाइप. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका प्री हिपैटिक वाला जो ऊपर लिखा है. कॉजेज आर सिकल सेल एनीमिया की वजह से टूट रहे हैं आरबीसी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, हीमोलाइटिक ड्रग्स ले लिए या हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया. इसमें हुआ क्या कि न्यू एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, आरबीसी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक जॉन्डिस. नाउ हिपैटोसेल्युलर या फिर हिपैटिक जॉन्डिस, इसमें हमारे डैमेज हो गए हैं हिपैटोसाइट्स. ये हेपाटाइटिस में हो सकता है या हिपैटिक कार्सिनोमा में हो गया. Next and the third one is the intrahepatic, which is the post-hepatic or obstructive jaundice. Causes are liver cirrhosis, hepatitis, pancreatic carcinoma. Obstruction हो गई, swelling हो जाएगी, fibrosis हो जाएगा या obstruction हो जाएगी liver canaliculi, that is the ducts of the liver के अंदर. Now the next topic is, and the very important topic is coagulation of blood. Little bit difficult but not much difficult. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर हमारी बॉडी पे कट लगा, अगर मेरी बॉडी पे कहीं पर भी कट लगा, सो ऑब्वियसली वहां से क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग विल स्टार्ट. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल पर कहीं पर भी अगर कट लग गया, सो एक्सेसिव ब्लीडिंग यहाँ से होनी शुरू हो जाएगी. ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को अगर हम पर्सनली इंडिविजुअली चाहेंगे सो वी कैन, हम कोई भी पट्टी बांध के प्रेशर अप्लाई करके इस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं. लेकिन ये ब्लीडिंग का खुद से रुकना, बॉडी अपने आप ब्लीडिंग को रोके, सो प्रिवेंशन ऑफ द ब्लीडिंग बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारी ब्लीडिंग रुकती है, देन इट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज इन होमियो एंड हीमोस्टेसिस. हीमो का मतलब है ब्लड को रोकने वाला. सो अगर ब्लड की कोएगुलेशन हो रही है, देन इट इज कॉल्ड दी हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस पे शॉर्ट नोट पेपर पे यूजुअली 15 नंबर में पूछा जाता है. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द हीमोस्टेसिस? किसी भी वेसल की वॉल पे इंजरी होगी, ऑब्वियसली हमारी वेसल पे चोट लगी, कुछ भी इंजरी हुई, वहां क्लॉट बनेगा. देन क्लॉट ने क्या करा कि उस डैमेज ब्लड वेसल को सील कर दिया, बंद कर दिया, एंड देन फर्दर लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर लिया गया. सीरियस इवेंट, सीरीज ऑफ द इवेंट क्या है? अब हीमोस्टेसिस अगर हो रही है, सो उसमें इवेंट्स क्या है, कैसे कैसे हीमोस्टेसिस होगी? द थ्री मेजर इवेंट्स आर देयर व्हिच गेट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द हीमोस्टेसिस. नंबर वन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल. जो भी ब्लड वेसल इंजर्ड है, जहां पर भी चोट लगी है, वो कुछ टाइम के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, नैरो हो जाएगा उसका जो ल्यूमेन है. सो दिस इज कॉल्ड वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो गई. Initial vasoconstriction is due to direct effect of injury on the vascular smooth muscle. जब भी हमारी vascular जो जितने भी blood vessels हैं हमारी, उन blood, if it this is a blood vessel,
then the wall of the blood vessel, it is made up of the smooth muscle, it is lined by the smooth muscle. So अगर डायरेक्ट इंजरी, कभी भी कोई भी ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है और डायरेक्ट इंजरी हमारे यहाँ इस पर हो रही है, स्मूथ मसल्स पे हो रही है, देन वैसोकंस्ट्रिक्शन अकर, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी और ये जो ल्यूमेन है इट विल बिकम नैरो. दिस इज द वैसोकंस्ट्रिक्शन. इट इज ट्रांसिएंट, इसका मतलब टेम्परेरी है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता, बट इट इज मेंटेन्ड. इसको मेंटेन कौन करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन को? इट इज मेंटेन्ड बाय द released vasoconstrictor जैसे कि 5-HT, 5-histamine. HT is the histamine. These are the inflammatory mediator that you will study in the pathology in your higher classes. Second step is a formation of temporary hemostatic plug of platelet. आपने देखा होगा कि खून चलो कुछ टाइम के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई, ओके, ब्लड लीक होना बंद हो गया, अब वो जगह सील होगी, जहां पर भी वेसल पर वॉल पे इंजरी हुई है वहां पर एक टेम्परेरी प्लग बन जाएगा, हल्का सा वहां पर सील हो जाएगा, प्लेटलेट्स का एक ग्रुप बन जाएगा. धीरे धीरे यही टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक क्लॉट. अब फाइनली एक हीमोस्टैटिक का क्लॉट बन जाएगा. What is the physiology of clotting mechanism? This is little bit difficult to understand, but yes, try your best and definitely you will learn this. Clotting mechanism responsible for the formation of fibrin. बेसिकली हुआ क्या कि जब भी कहीं पर क्लॉट बनाना है, अगर मुझे कहीं पर क्लॉटिंग करवानी है तो मुझे वहां पर फिब्रिन चाहिए. मुझे फाइनली फॉर्मेशन करवानी है फिब्रिन की, अगर कहीं क्लॉटिंग करवानी है. सो फिब्रिन का बनना जो है इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. कैसे बनता है फिब्रिन? एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन है, कैस्केड मतलब एक ग्रुप ऑफ रिएक्शन है पूरा, जो एक के बाद एक के बाद एक होगा, तब जाके फाइनली फिब्रिन बनेगा. ये जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन है या एक कॉम्प्लेक्स सीरीज जो है हेयर, इसमें होगा क्या कि इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा. फिर ये जो एक्टिवेटेड हो गए एंजाइम, ये इन टर्न एक्टिवेट करेंगे दूसरे एंजाइम को. फॉर एग्जांपल, इसको एक बेसिक तरीके से अगर हम अब समझे, सो एग्जांपल ये है कि लेट अस कंसीडर दैट देयर आर 5 स्टेयर्स, 1 2 3 4 एंड दी 5. 5 सीढ़ियां हैं मान लेते हैं, 1 2 3 4 5. जो फिफ्थ वाली सीढ़ी है, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर है वो बैठा हुआ है, फिफ्थ सीढ़ी के ऊपर एग्जामिनर बैठा है, फिफ्थ सीढ़ी पर एग्जामिनर बैठा है. यू आर ऑन दी फर्स्ट स्टेप. अगर आप पहले स्टेप पर हैं, आपने क्या करा, आपने पेपर करा, आप एक्टिवेट हो गए. आपने पेपर करा मतलब आप एक्टिवेट हो गए. आपने इंटर्न क्या करा, दूसरे वाले को अपनी आंसर शीट दे दी, तो उसने भी कॉपी कर लिया आप में से, ये भी एक्टिवेट हो गया. इसने तीसरे वाले को एक्टिवेट कर दिया, तीसरे ने चौथे वाले को कर दिया, और फाइनली एग्जामिनर तक आप पहुंच गए. सो यही यहाँ पर ये हुआ, एग्जामिनर को मैंने बना दिया है, यहाँ लिख दिया फिब्रिन. सो ये जो फिब्रिन मेरा बना, वो कैसे बना? अगर मुझे फिब्रिन बनाना था तो फिब्रिन बनने के लिए सबसे पहले ए कोई एंजाइम होगा, ए एक्टिवेट हुआ होगा, इसने बी को एक्टिवेट करा, बी ने सी को एक्टिवेट करा, सी ने डी को एक्टिवेट करा, एंड फाइनली डी से फिब्रिन बन पाया. सो इस तरीके की आप देख रहे हो एक सीरीज है रिएक्शन की, कि एक दूसरे को पहले कोई एंजाइम एक्टिवेट होगा, इन टर्न दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा. सो द फंडामेंटल रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं बारी बारी पढ़ेंगे स्टेप वाइज. नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन. फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन कैसे होगा? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन टू द इनसोल्यूबल फिब्रिन बाय एंजाइम थ्रोम्बिन. तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वी हैव दी फॉर्मेशन करवानी है फिब्रिन की. हमारे पास फिब्रिनोजन है, एक सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन. सो लेट मी राइट इट टू एक्सप्लेन यू. हमारे पास सबसे पहले फिब्रिनोजन पड़ा है. अब ये फिब्रिनोजन जो है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? इनसोल्यूबल फिब्रिन के अंदर. मैंने इसको फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया. और किस एंजाइम के थ्रू मैंने इसको कन्वर्ट करा? दैट इज द थ्रोम्बिन. सो थ्रोम्बिन ने हेल्प करा और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन. अब जिसने एक्टिवेट करा था फिब्रिनोजन को, फिब्रिन में बदला था, अब ये थ्रोम्बिन को किसने एक्टिवेट करा? ये थ्रोम्बिन कहां से आया? दिस इज द सेकंड स्टेप. सो इन द ब्लड द थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ इट्स प्रिकर्सर.
मतलब ये जैसे फिब्रिन फिब्रिनोजन से बना, फिब्रिन का प्रिकर्सर इज दी फिब्रिनोजन, जिससे ये बना, उसी तरीके से थ्रोम्बिन जो है ये भी एक्टिवेट हुआ अपने प्रिकर्सर से, ये भी किसी चीज से बना, और ये जिस चीज से बना उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन वैसे लिवर में बनता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो अगेन लिखकर समझ लेते हैं कि अब हमने क्या बनाना है, थ्रोम्बिन बनाना है। थ्रोम्बिन किससे बना था, ये मेरा थ्रोम्बिन बना है प्रोथ्रोम्बिन से। सो प्रोथ्रोम्बिन ने फर्दर बना दिया थ्रोम्बिन, और ये जो थ्रोम्बिन बना, इसको बनाने के लिए जिसने हेल्प करी दैट इज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन आया और इसने मेरी हेल्प करी इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम द, थ्रोम्बिन बनाया फ्रॉम द प्रोथ्रोम्बिन। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन के अंदर। सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ thromboplastin. Now the formation of thromboplastin, it is formed in two ways. अब ये दो तरीके से बनता है thromboplastin, either by the extrinsic and the intrinsic system. Extrinsic system is triggered by the injury to the vessel wall or other body tissue resulting in the formation of extrinsic prothrombin activator. हमें पता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या करा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में बदला, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ द थिंग्स आर सेम। फॉर्मेशन हुई थ्रोम्बोप्लास्टिन की, कैसे हुई, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक तरीके से। एक्सट्रिंसिक सिस्टम क्या कहता है कि जब भी वेसल की वॉल पर इंजरी हुई कभी भी, सो लेट अस कंसीडर कि दिस इज अ वेसल, और जब भी डायरेक्ट इंजरी हुई इस वेसल की वॉल पर, यहाँ पर कहीं पर, या किसी टिश्यू पर, बॉडी टिश्यू पे, सो वहां पर एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता था कि यार मेरे यहाँ पर इंजरी हो गई है, इसको कवर अप करना है, इसको सही करना है, यहाँ हीमोस्टैटिक प्लग बनाना है। सो उसने पहले ही अपने आप से एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। Intrinsic system is triggered when the blood is exposed to collagen fiber or change in the blood constituent. अगर आपके ब्लड के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें चेंज आया, सो अगेन लेट अस कंसीडर कि ये एक ब्लड वेसल है, यहाँ अंदर ऑब्वियसली ब्लड होगा, तो जब भी इस ब्लड के अंदर चेंजेस आएंगे, लेट मी शो यू, इसके अंदर इस तरीके से ब्लड है, जब भी इस ब्लड की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज आएगा, इसके अंदर जो मौजूद चीजें होती हैं, आरबीसी एंड सो मेनी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द ब्लड, द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ऑल, जब उनके अंदर चेंज आएगा, कुछ भी वेरिएशन आएगी, और ब्लड के अंदर कोलेजन फाइबर्स चले जाएंगे, एक्सपोज होगा ब्लड टू द कोलेजन फाइबर, देन हमारा इंट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा, एंड देन दे फॉर्म द इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, that is IPA. Again, note that the prothrombin activator and the thromboplastin, both the things are same, right? Note, in both the cases, चाहे intrinsic हो, चाहे extrinsic हो, the basic thing is what? कि the key reaction is a conversion of factor 10 into its active form 10A. Now, in our body, in our blood, there are 13 clotting factor, 13 clotting factors हमारी बॉडी में है, जो कि क्लॉटिंग को इंड्यूस करवाते हैं, जिसमें से जो 10th फैक्टर है, जब ये 10th फैक्टर अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर बदल जाएगा, एक्टिव फॉर्म का मतलब है वो 10A में कन्वर्ट हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, देन आपका ये जो रिएक्शंस हैं ये शुरू होंगे। सो लेट मी ओपन द स्लाइड, जस्ट अ मिनट। यस, सो यू कैन सी in both the cases the key reaction is conversion factor 10 into the active form 10A. जब ये 10th फैक्टर एक्टिवेट होकर 10A में कन्वर्ट हो गया, ये इंटरैक्ट करेगा 5th फैक्टर के साथ। जब ये इंटरैक्ट करेगा 5th फैक्टर के साथ, कैल्शियम के साथ, प्लेटलेट्स के साथ, और इन सब चीजों के साथ, फॉस्फोलिपिड्स के साथ, एंड देन दे फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और द थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो चाहे आपका एक्सट्रिंसिक सिस्टम ट्रिगर हो, चाहे आपका इंट्रिंसिक सिस्टम ट्रिगर हो, दोनों केसेस के अंदर 10th फैक्टर पहले 10A में बदलेगा, फिर क्लॉटिंग फैक्टर 5 के साथ इंटरैक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ, प्लेटलेट के साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ करेगा इंटरैक्ट, एंड फाइनली थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा।
नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव फैक्टर 10A। ये कैसे बना होगा? So activation of the extrinsic system causes the release of tissue thromboplastin। जब आपका extrinsic system जो है एक्टिवेट होगा, सो इसके अंदर आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा वेसल की वॉल से, या जो भी टिश्यू डैमेज हुआ उससे। हमने पढ़ा कि जब डायरेक्ट टिश्यू डैमेज होगा या वेसल पे इंजरी होगी, देन ये आपका सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, ट्रिगर हुआ था। Activation of the intrinsic system अगर हुआ, then it involved a series of cascade of reaction requiring several clotting factor। So अगर एक बार 10th फैक्टर से 10A फैक्टर बन गया, so clotting बहुत जल्दी हो जाएगी, in few seconds the clotting will take place, और clot itself initiate to promote more clotting। So क्लॉट खुद से और ज्यादा क्लॉट और ज्यादा प्लेटलेट्स को वहां एग्रीगेट करेगा और एक हीमोस्टैटिक प्लग की फॉर्मेशन करेगा। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक, कि वो क्लॉट खुद ही अपनी क्लॉटिंग को बढ़ा रहा है ना, सो इट इज द पॉजिटिव फीडबैक। So there are blood clotting factor, that is factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 factors are there. First factor is fibrinogen. Second is prothrombin. Third is thromboplastin. Fourth is ionic calcium. Fifth is labile factor. Sixth have no name. Sixth factor होता है लेकिन उसका कोई particular name नहीं है. So you have to remember that factor 6. Seventh is proconvertin. Eighth is anti-hemophilic factor. Ninth is Christmas factor. 10th is Stewart-Prower factor. 11th is plasma thromboplastin antecedent. 12th is Hageman factor. And the 13th one is the fibrin stabilizing factor. So these are the blood clotting factor जो कि वाइवा में normally पूछे जा सकते हैं।